Good morning, everybody. Good morning, good morning. Good morning, good morning. डाउट पर भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले हमेशा ही 1.25 घंटे हमारी क्लास रहेगी कंटिन्यू। नहीं, ठंड वंड सब है, लेकिन हीटर लगा हुआ है कमरे में। कोई बात नहीं, तबीयत थोड़ी खराब होनी भी चाहिए ताकि तबीयत के महत्व को तुम समझ सको। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा मिनिमम प्राइस में सी सेट। तो सभी लोग आ चुके होंगे। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों का। और शुरुआत करें हम लोग कल जहां से हमने चीजें खत्म की होगी। तो जैसे कि मैं कल रीजनिंग में शुरुआत किया था, हमने पहला टॉपिक जिसका नाम था डाइस पासा, और हमने देखा था कि इसमें दो प्रकार के पासे होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है, और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें एडजेसेंट निकटतम सतहों का सम 7 होता है। फिर हमने नॉन स्टैंडर्ड के लिए 3 रूल पढ़े थे। पहला था एडजेसेंट रूल, जो कहता था कि जो नजदीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। सेकंड रूल था कि अगर दो लोग कॉमन है तो बचे हुए दोनों अपोजिट होते हैं। और थर्ड था कि अगर एक कॉमन है तो कॉमन के साथ आप क्लॉकवाइज घूमिए, नंबर के नीचे जो नंबर आएंगे वो अपोजिट को दर्शाते हैं। आज हम कुछ नए सवाल डाइस में देखेंगे और ओपन डाइस को भी कंप्लीट करेंगे। आज ये डाइस नाम का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और एक पहला टॉपिक रीजनिंग में पूरा रेडी हो जाएगा। आजकल एग्जामिनर कुछ नए पैटर्न के सवाल पूछने लगा है। जैसे पहला सवाल लिखिएगा। पहला सवाल, 3 स्टैंडर्ड डाइस 3 मानक पासों को 3 स्टैंडर्ड डाइस 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। 3 स्टैंडर्ड डाइस थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। इफ सम ऑफ द नंबर्स विच कम ऑन द अपर सरफेस, इफ सम ऑफ द नंबर्स विच कम ऑन द अपर सरफेस, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 14 हो, इज 14, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 14 हो, then what is the sum of the numbers which come on the lower surface, then what is the sum of the numbers which come on the lower surface, तब निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा। यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 14 हो, तब निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं समझा रहा हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग कुछ बात समझ पाए हैं। तीन मानक पासों को फेंका गया है। बहुत बढ़िया। फिर भी कोई बात नहीं, जिनका उत्तर नहीं आया अभी, तो बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं। हमें इसे 90% तक लाना है। अगले ही सवाल में 90% तक होना चाहिए। 55% स्टूडेंट ने सही उत्तर बताया है। अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, इधर गौर करिएगा प्लीज। 3 मानक पासों को फेंका गया। तो सबसे पहले तो मानक पासा दिमाग में आना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइप, जिसमें ऊपर और नीचे के अंकों का योग 7 होगा। भाई हमें नहीं पता कि ऊपर और नीचे क्या आया, लेकिन हमें ये गारंटी है कि ऊपर और नीचे जो भी नंबर आए होंगे उनका जो सम आएगा, वो जो जोड़ आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। ये तो श्योरिटी है। और ऐसे वो 3 पासों को फेंक रहा है, ऐसे वह 3 डाइस को फेंक रहा है। तो हमने कहा भाई जो भी सम आया होगा, यहाँ का 7 होगा, यहाँ का भी 7 होगा, और यहाँ का भी सम 7 होगा। तो मैंने कहा भाई देखो, ये ऊपर के 3 नंबर और नीचे के 3 नंबर, यहाँ के 2 का 7, यहाँ के 2 का 7 जोड़ है, तो टोटल सम 21 आएगा। अगर अपोजिट का सम 7 होता है तो सभी 6 नंबर का सम 21 आएगा। ये महान एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि ऊपर के 3 नंबरों का सम 14 है। तो मैंने कहा महोदय, अगर ऊपर 14 है ना, तो 21 आना चाहिए नीचे के जोड़ को लेकर। तो नीचे कितने की कमी है 21 के लिए? 7 की। तो मैं कहूंगा कि जोड़ 7 होगा नीचे के नंबरों का। कोई बात नहीं, चेहरे भयानक ना करो। एक और तरीका बता रहा हूं, उससे शायद चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। एक और तरीके पर गौर करते हैं। जिनको ऐसा ना समझ में आया, इधर ध्यान देना। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये जो 3 डाइस थे, 3 मानक पासे थे, ऊपर था 5, फिर था 5, फिर था 4। मान लेते। ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे जोड़ 14 लाना है। तो भाई मैंने कहा भाई 5 5 10 और 4 14। 5 के अपोजिट आएगा 2,
5 के अपोजिट आएगा 2, 4 के अपोजिट आएगा 3, दैट मीन्स नीचे का जोड़ 7 होगा। आप चाहो तो 4 4 6 भी मान सकते हो, क्योंकि 4 और 4 8 और 6 14 14 लाना है। सम हमें 14 लाना है, जैसा चाहो वैसा लाओ। अगर ऊपर 4 आए तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 4 तो नीचे 3 आएगा, जोड़ तब भी 7 ही आएगा। और मेरे हिसाब से केवल इतना समझ लो, 3 स्टैंडर्डाइज है, दिमाग में आना चाहिए। 7 7 7 सम 21 होना चाहिए था, 14 आ चुका है, 7 की कमी है, वो नीचे वालों से पूरी हो जाएगी, वो नीचे वालों से पूरी हो जाएगी। तो अब हमारा सवाल खत्म होगा और आपका जवाब आना चाहिए। लिखना 4 स्टैंडर्डाइज, 4 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। 4 स्टैंडर्डाइज, 4 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। 4 स्टैंडर्डाइज थ्रो ऑन द ग्राउंड, 4 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। 4 है इस बार 4। इफ सम ऑफ द नंबर्स विच कम ऑन द अपर सरफेस, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, इफ सम ऑफ द नंबर विच कम ऑन द अपर सरफेस, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 15 हो, 15 हो इज 15, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 15 हो, then what is the sum of the numbers which come on the lower surface, तब निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा? तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा? What is the sum of the numbers which come on the lower surface, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 15 है, और जबकि आपने 4 मानक पासे फेंके हैं। अद्भुत। जो लोगों ए लगा रहे हैं, 4 मानक पासे फेंके इस बार, 4 मानक पासे। बाकी अब मैं गलत आंसर लगाया करूंगा ताकि मुझे पता चले ये महान शख्स कौन है जिसके जीवन में इतना दुख है। भाई 4 मानक पासे फेंके, हमने कहा भाई यहां ऊपर जो भी नंबर आए होंगे, नीचे जो भी नंबर आए होंगे, इन दोनों का सम 7 होगा, तो ऐसे 7 7 जोड़ आया होगा, तो टोटल जोड़ 28 होगा। ऊपर का जोड़ 15 है, तो नीचे का जोड़ 13 ही होगा, क्योंकि तभी तो जोड़ 28 आएगा। या आप मान लो 4 4 4 और 3, क्योंकि जोड़ 15 लाना था, तो नीचे 3 3 3 और ये 4, 13 ही जोड़ आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं हम लोग, और मैं इस बार गलत उत्तर लगाना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले ये महान शख्स कौन है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल खत्म होते ही आंसर आना चाहिए। 3 स्टैंडर्डाइज थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। 3 स्टैंडर्डाइज थ्रो ऑन द ग्राउंड, 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। If some of the numbers, if some of the numbers which come on the upper surface, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 हो, if some of the numbers which come on the upper surface is 12, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 हो, 3 मानक पासे फेंके इस बार, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग, निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा? यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 हो, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा, जबकि 3 मानक पासों को फेंका गया। मैं गलत आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले ये वो महान शख्स कौन है। इन्हीं को ढूंढ रहा था मैं, ये है, इन्हें भी आईएएस बनना है। 1% लोग, प्रीति ये वो 1% लोग हैं, निशी, सोनी, शिवांगी, धनेश, विशाल, नेहा और तमन्ना, इन्हें भी आईएएस बनना है। जबकि मास्टर 3-3 बार, मैं चाहूंगा कि इनके परिवार वाले इनके साथ बैठे ताकि उन्हें पता चले कि इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रहा है कि गलत जगह पर। कीर्ति, ये वे लोग हैं जो अभी भी बात समझ नहीं पाए। मैं इन्हें फिर संक्षिप्त में बता रहा हूं, 21 जोड़ तो सभी का आएगा लाल लालियो, तीनों का 21 आएगा, लेकिन प्रश्न तीनों का जोड़ नहीं पूछा है, निचली सतह पर आई संख्याओं का। वो महोदय कह रहा है कि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 है, तो ऑब्वियसली निचली सतह पर आई संख्याओं का योग 9 होगा, तभी तो 12 और 9 21 हो पाएगा, तभी तो 7 7 7 21 हो पाएगा। तो ये नए टाइप के सवाल है, अब ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछने लगा है।
अब आते हैं दूसरे इसी में नए टाइप के सवालों पर। अब आजकल एग्जामिनर एडजेसेंट भी पूछने लगा, निकटतम। पहले अपोजिट पूछता था, लेकिन अब वो एडजेसेंट भी पूछने लगा है। तो एक प्रश्न यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 और क्वेश्चन मार्क। थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इंटरेस्टिंग और मजेदार है। एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विच नंबर्स आर पॉसिबल। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्याएं आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्याएं आ सकती है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर। ऑप्शन भी दूंगा मैं, सब ऑप्शन यहां हमें दिए गए हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से नंबर आ सकते हैं। 3 and 1, 2 and 3, 5 and 1, 3 and 4। पहला सवाल है, नहीं भी उत्तर आया तो घबराना नहीं, बस मैं देखना चाह रहा हूं क्या उत्तर आप लगाते। आपसे पूछा जा रहा है कि इस जगह पर कौन से नंबर आ सकते हैं। लगभग चारों ही ऑप्शन लगाए गए हैं। 21, 27, 38, 13, मतलब कठिन सवाल है। और कोशिश रहेगी कि जब मैं सवाल समझा दूं तो 90% तक रिजल्ट आना चाहिए। आइए, फिर भी मैक्सिमम जिन लोगों ने लगाया सही लगा। इधर ध्यान देना, सिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ऐसा कौन सा नियम है जो मुझे सब कुछ बता देता है, सब कुछ। सर कुछ भी बताना हो तो इस नियम से सब बताया जा सकता है। कौन सा रूल था जो सब बता देने की ताकत रखता है। बहुत बढ़िया, रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल एक ऐसा रूल है जो पासे के अंदर छिपी प्रत्येक बात को बताने की ताकत रखता है। वो डाइस के अंदर का हर एक पहलू बता सकता है। तो रोटेशनल रूल लगाने की शर्त पूरी हो रही है। 3 और 4 7 नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी हैं और साथ ही साथ एक नंबर कॉमन भी है। और मैंने उस कॉमन नंबर के साथ रोटेशन किया क्लॉकवाइज। 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 6 और 5। तो मुझे ये पता चला कि महोदय 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और जो बच गया 4 उसके अपोजिट बचा हुआ नंबर 1 होगा। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ कौन किसके अपोजिट है। एक तरीके से इस पासे के सारे राज मैंने खोल दिए। रोटेशनल रूल में आखिरी की जो जोड़ी होती है वो अपोजिट होगी। मुझे यहां तक पहले इतना पता समझ में आ गया कि इसमें कौन किसके अपोजिट है। फिर हमारा पहला रूल क्या कहता है कि जो एडजेसेंट होते हैं वो अपोजिट नहीं होते, क्योंकि एक नंबर एक ही बार यूज होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो अपोजिट होंगे वो भी तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिट एक बार लिख दिया तो दूसरी बार थोड़ी लिखेंगे एडजेसेंट। एक नंबर तो एक ही बार यूज होगा ना। तो मुझे नहीं पता कि यहां कौन आएगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि 6 के अपोजिट वाला जो भी नंबर होगा वो 6 के नजदीक नहीं बैठा होगा, कहीं नीचे बैठा होगा। 6 के अपोजिट तो 3 है महोदय, 6 के अपोजिट 3 है, 3। तो 3 कहीं भी हो, बट 3 सर्टेनली नॉट प्रेजेंट एट एडजेसेंट। और ऑप्शन ए में कह रहा है कि 3 होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 3 होगा, ऑप्शन डी में कह रहा है कि 3 होगा। मैंने कहा भाई देखो 3 नहीं होगा, इसकी मुझे गारंटी है, बाकी की मुझे श्योरिटी नहीं है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन सी। नियम ये कहता है कि जो एडजेसेंट होते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते, तो जो अपोजिट होंगे वो भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। जो विपरीत होंगे वो भी नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि एक नंबर एक ही बार यूज किया जा सकता है। भाई ऑब्वियसली जो नंबर आपने इसके अपोजिट में लिख दिया, क्या आप उसी को यहां भी लिखोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहा 6 के अपोजिट 3 है, यहां 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। और 3 ऑप्शनों में ये महोदय हमें चिल्लाकर बता रहा है 3 होगा। हमने कहा 3 तो नहीं हो सकता है, फिर बाकी जो होगा वो हो सकते हैं। अब आप लोगों को ट्राई करना है। ये यूपीएससी का प्रश्न था, मुझे प्रश्न बनाने का मौका मिला तो जीवन इतना सरल नहीं होगा। आइए देखते हैं, अगर मुझे प्रश्न बनाने का मौका मिला तो जीवन कैसा गुजरेगा। यदि मुझे ये मौका मिला, 2, 6, 5, 5, 4, 3, हमसे पूछा जा रहा है यहां कौन सी संख्याएं आ सकती है। एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कौन से नंबर आ सकते हैं। और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे। अभी तो मैं वही सवाल दे रहा हूं जो यूपीएससी के पैटर्न का है।
आपको बताना है कि कौन से नंबर उन क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आ सकते हैं। अद्भुत। बहुत बढ़िया। यही हमें पसंद है कि आप लोग एक ही बार में सीख जाते हैं। आइए, पहले तो हमने रोटेशनल रूल लगाया क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि कौन किसके अपोजिट है। तो 5 6 2 5 3 4 और हमें पता चला कि महोदय 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 1 है। सॉरी, जो लास्ट में बच जाते हैं वो अपोजिट होंगे। तो हमने कहा, भाई हमें नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, हमें नहीं पता सच में, लेकिन मुझे गारंटी है कि 1 के अपोजिट वाला 5 यहाँ कहीं नीचे होगा, यहाँ नहीं होगा। तो 3 ऑप्शनों में 5 था, 3 ऑप्शनों में आंसर आना चाहिए था 2 एंड 3, ऑप्शन बी। लेकिन अब मैं इसी सवाल को टिपिकल कर रहा हूं, कठिन कर रहा हूं। अगर मुझे पेपर बनाने का मौका मिला तो फिर जीवन इतना सरलता से नहीं गुजरेगा। ए बी सी सी डी एफ। अगर मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिला तो जीवन ऐसा होगा। आपसे पूछा गया है कि उन क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आ सकता है। ए एंड ई, बी एंड एफ, सी एंड ई, बी एंड सी। अब देखते हैं कितने लोग सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा आंसर आएगा। क्या बात है, ओंकार, निकिता, सुमित, सही आंसर है इनका। शमीन, हर्षित, तृप्ति, राधिका, हिमांशी, स्वाति, हर्षित, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अद्भुत। बट कम लोग, बहुत कम लोग आंसर दे पाए। इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। सेम सेम क्वेश्चन है, बस छोटा सा बदलाव किया है। मुझे एक बात बताओ, पहले तो रोटेशनल रूल लगा देंगे, हमें ये पता चलेगा कि सी बी ए सी एफ डी। हमें ये भी पता चल गया कि बी के अपोजिट एफ है, ए के अपोजिट डी है और सी के अपोजिट ई है। तो पहला नियम तो ये पता चला कि जो डी के अपोजिट होगा वो यहां नहीं आएगा, वो यहां कभी नहीं आ सकता, वो नीचे ही होगा। तो ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन तो हट गया। लेकिन ध्यान से देखो जरा महोदय, ये दोनों सतह भी तो एक दूसरे की एडजेसेंट हैं और एडजेसेंट होने के कारण, एडजेसेंट होने के कारण ये एडजेसेंट सरफेस है, निकटतम सतह है। एडजेसेंट वाली जगह पर अपोजिट वाले लोग नहीं आ सकते। यहां पर, यहां जो नंबर होगा, यहां जो अल्फाबेट होंगे वो अपोजिट वाले थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर बी आया तो एफ को कहीं पीछे जाना पड़ेगा। यदि यहां पर ए आया तो डी को कहीं पीछे जाना पड़ेगा। मतलब ये अपोजिट जोड़ियां भी नहीं आ सकती। ये बी और एफ अपोजिट है, वो यहां नहीं आ सकते। महोदय ये सी और ई अपोजिट है, ये भी नहीं आ सकते हैं। आंसर आना चाहिए था इसका केवल और केवल ऑप्शन डी। ये मत भूलो कि अपोजिट वाले नजदीक कभी नहीं आ सकते। जो एक बार अपोजिट बैठ गए वो नजदीक नहीं आएंगे। सबसे कठिन सवाल है इस पूरे चैप्टर का, सबसे कठिन सवाल है। और अगर इसका आंसर निकाल पा रहे हो तो समझ जाना कि सही ट्रैक पर पहुंच गए हो। अपोजिट जोड़ियां नजदीक नहीं आ सकती है ना भाई। तो ये नए पैटर्न के सवाल है, नए पैटर्न के। अब कुछ गंदी किताबों की गंदगी दिखा दो मैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर किताबें गंदी नहीं होती, मैं भी जानता हूं, मुझे भी सब पता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही गलत, जिन चीजों को पता नहीं है वे लोग भी किताबें लिखने लग जाते हैं। इधर ध्यान देना, एक प्रश्न एक किताब में मैंने देखा, वो एक्चुअली एक स्टूडेंट मुझसे पूछने आया, 2 3 5 5
164 और उसने पूछा कि 5 के अपोजिट विच नंबर इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा? तो इधर ध्यान देना, कुछ लोग तुक्के लगा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो जो लोग 2 लगा रहे हैं, तुम्हें पाप लगना चाहिए कि 5 के पड़ोस में 2 बैठा है और तुम लोग 2 अपोजिट कह रहे हो। याद रखना, अगर दोनों डायग्राम में कोई एक कॉमन नहीं है तो उत्तर नहीं दे सकते हम लोग। हम केवल इतना दावा कर सकते हैं कि 5 के अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकता। बाकी या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, पर कोई श्योरिटी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं होगी, कोई दावा नहीं हो सकता है। पर उस गंदी किताब ने क्या उत्तर दिया है? उस गंदी किताब ने ऐसा उत्तर दे दिया है। ये गलत है, ये उस गंदी किताब की सोच है। उसने कहा कि 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 4 है। ये गलत है। मैं अभी रोटेट करके दिखा दूं, 4 को साइड में कर दूं तो उत्तर बदल जाएंगे। तो उस गंदे महोदय का अपना दिमाग डब्बे का नियम चल रहा है। हम या उत्तर यही दे सकते हैं कि सर या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, लेकिन हम ये नहीं दावा कर सकते कि एग्जैक्टली 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। डाइस में बिना नंबर कॉमन के आंसर नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर अगर किसी गंदे पीसीएस वाले ने कट पेश कर दिया सवाल, तो मैंने इसलिए दिखा दिया कि एग्जाम हॉल में आप मुझे श्रद्धांजलि ना दे, आप ये ना कहे कि मास्टर तो बड़ी हवाबाजी कर रहा था कि 1 लाख सवाल हल कर लो, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो मैंने दिखा दिया कि ऐसा तुक्का लगा देना, फिर अगर ऐसे ऑप्शन ना दिए हो, या तो 1, या तो 6, या तो 4, ऐसे ऑप्शन ना दिए हो, तो फिर उस गंदे आदमी के अनुसार आंसर 4 लगा देंगे हम लोग। पर ये सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। पर कुछ जगह पर दुनिया सच और झूठ से आगे निकल चुकी है। वो ये मानने लग गई है कि जो ज्यादा लोगों को पता है वही सच है। तो हम भी उसी दुनिया में हैं। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रुथ एरा, सच से आगे की दुनिया, जहां सच झूठ का कोई मतलब नहीं, मतलब है ज्यादा और कम का। तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसे सवालों में आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एटलीस्ट एक तो ये कॉमन होना चाहिए। तो इतने डायमेंशन हमें पढ़ने थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज डाइस की जगह पर ओपन डाइस, खुला पासा। ओपन डाइस, खुला पासा। खुले पासे में एग्जामिनर क्या करता है कि डाइस को ओपन करके आपको 6 सरफेस दिखाएगा। वो आपको 6 सतह कई डिजाइन में दिखा सकता है, कई टाइप के डिजाइन बनाकर दिखाएगा, और फिर हमसे पूछेगा कि कौन किसके अपोजिट है। हमसे क्या पूछेगा? कौन किसके अपोजिट है। तो मेरे साथ डायग्राम बनाते चलना, फिर मैं एक नियम दूंगा, उससे सभी सवालों के जवाब आ जाएंगे कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग और चित्र बनाते चलिएगा। ये पहला डायग्राम जो एग्जामिनर ओपन डाइस में यूज करता है। आप वर्टिकल बनाते चलना, मेरे पास जगह नहीं है ऐसी, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, आप वर्टिकल बनाना ताकि चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ओपन डाइस दिखाने का दूसरा तरीका, ओपन डाइस का तीसरा तरीका, इस तरीके से भी ओपन डाइस। या कभी कभी एग्जामिनर ओपन डाइस को ऐसे भी बनाकर दिखाता है। 6 पैटर्न है जनरली ओपन डाइस को दिखाने के। बनाते चलिए सभी लोग।
यहाँ 1 2 3 ABCD कुछ भी लिखा जा सकता है। हम 1 2 3 लिख रहे हैं ताकि आपको समझा सकूं मैं चीजें। या कुछ भी लिखा जा सकता है। इस ट्राइंगल में भी कुछ सिंबल यूज किए गए हैं। ट्राइंगल के सिंबल ना दिखे तो कुछ भी मान लेना, इतना कोई सिंबल का इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये आधा है, थोड़ा सावधानी से चित्र बनाएंगे। ये आधी सरफेस की मोटाई है, ध्यान से देखना, पूरा मत बना देना, नहीं तो फिर कंसेप्ट की पूरी तरह से वाट लगा दोगे। ये आधा है, एग्जैक्टली हाफ। शब्द पर गौर करना, वाट लगाने का मकसद कि थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं तो शुद्ध हिंदी फिर बोलने लगूंगा तो फिर पहले दुख आ जाएगा। बना लिए हैं, बस एक नियम और हर सवाल की हर एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, केवल एक सिंगल नियम। सो राइट डाउन दिस सिंगल नियम फॉर ओपन डाइस। लिखना, लिखेंगे इन द ओपन डाइस, नीचे किसी भी खुले पासे में, इन द ओपन डाइस किसी भी खुले पासे में, इन द ओपन डाइस किसी भी खुले पासे में अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती हैं। इन द ओपन डाइस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन एट द गैप ऑफ वन बॉक्स, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है, हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है, एक बक्से के अंतराल पर, एक डब्बे के अंतराल पर। लिखना है इन द ओपन डाइस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन एट द गैप ऑफ वन बॉक्स, खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है, एक बक्से एक डब्बे के अंतराल पर, एक बक्से एक डब्बे के अंतराल पर। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, एक बक्सा एक डब्बा, दैट मीन या तो आप वर्टिकल चलेंगे या हॉरिजॉन्टल, और आप सीधे चलेंगे, सीधे। जैसे पहले डायग्राम पर गौर करेंगे सभी लोग, पहले डायग्राम पर ध्यान देना। हम कहेंगे कि महोदय 2 के अपोजिट पता चल गया कि 4 होगा, 3 के अपोजिट पता चल गया कि 5 होगा, और जब भी आपको 2 जोड़ियां मिल जाए, बची हुई तीसरी जोड़ी अपोजिट होगी ही, तो 1 के अपोजिट 6 होगा ही। यहां पर 4 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा। हमेशा ही आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है, एक डब्बे के गैप पर। इससे ज्यादा सिंपल सवाल नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा, और बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बड़ा सिंपल है, मतलब क्लोज डाइस से भी सिंपल है। अगले पर आइए, ध्यान से देखना इधर सभी लोग प्लीज। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, इस डायग्राम में। अब जरा 3 के अपोजिट गौर करिएगा, 3 के अपोजिट। ये जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर, उसने क्या किया है, ये बिल्कुल
एक लिफाफा जैसे होता है ना, वैसे बंद करके देखो, वैसे बंद करके देखो। ये 2 को फोल्ड करके देखो, 2 को फोल्ड करो, 4 को फोल्ड करके देखो, इस 2 को फोल्ड करके देखो, 1 को फोल्ड करके देखो, 4 को, तो ये सारे ऐसे फोल्ड हो जाएंगे और ये ट्राइंगल ऐसे ऊपर आ जाएंगे। सबको ट्राइंगलों को दबाओगे अगर, तो ये ट्राइंगल लाल लालियो ऐसे हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल यहां गिरेगा, ये ट्राइंगल यहां गिरेगा, ये ट्राइंगल यहां, और पूरी एक 3 के अपोजिट सरफेस ऐसी बनेगी। अगर बचपन में लिफाफा खोला हो, जैसे कागज का डिब्बा क्रॉस करके बनाया गया हो, तो यहां प्लस, यहां ओ, यहां इक्वल और यहां परसेंट। तीन के अपोजिट वो पूरे चारों ट्राइंगल होंगे। वही सेम पैटर्न है, यहां देखना, वही सेम पैटर्न है। 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, और इस बार 3 के अपोजिट ये वाला सेगमेंट यहां गिरेगा, यहां, ये वाला 3 के ऊपर, ये यहां गिरेगा, ये यहां गिरेगा, ये यहां पर, और 3 के अपोजिट इस बार ऐसा चित्र बनता हुआ दिखेगा, नॉट इक्वल, सर्कल, क्रॉस और इक्वल। 3 के अपोजिट वो चारों छोटे छोटे चित्र जुड़कर एक पूरी कंप्लीट सरफेस बनाएंगे। This may complete one surface which exactly opposite to 3. सेम पैटर्न है, वहां क्रॉस डायगोनली 3 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। बट थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, थोड़ा टिपिकल है, मैं कोई चीज से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। देखो इस बार क्या किया एग्जामिनर ने, ये जो लेटरल सरफेस होती है ना, लेटरल साइड की, इसको बीच में से कट कर दिया है, बीच में से। और ये जो चारों सरफेस है, ये चारों 1 2 3 4, इसको ऐसे लाइन से ओपन कर दिया है, लाइन से। इधर 2 टुकड़े कर दिए, इसके 2 टुकड़े कर दिए, आधा पीस ऊपर जुड़ गया, आधा पीस नीचे आ गया। अगर इतना इमेजिन भी ना हो रहा, कोई घबराओ नहीं, बस इतना बता दूं मैं, इस साइड के दोनों टुकड़े जुड़कर एक सरफेस बनाएंगे, एक सरफेस, पूरी एक सरफेस बनाएंगे। और इस साइड के दोनों पीस जुड़कर एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे। कुछ ना समझ में आए तो बस इतना जरूर याद रखना कि ये दोनों एक ही साइड की 2 सरफेस है, और ये दोनों एक ही साइड की 2 सरफेस है। इस साइड की दोनों सरफेस आधी आधी है, और ये पूरी एक सरफेस अपोजिट है इसके, क्योंकि आखिरी की जोड़ी तो हमेशा अपोजिट होती है। कोई घबराओ नहीं, जरूरी नहीं कि आप इमेजिन कर सको। अगर नहीं भी हो रहा हो तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, एक साइड के दोनों पीस, दूसरी साइड के दोनों पीस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर से देखना, इधर सभी लोग, यहाँ 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट चारों पीस, 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट चारों पीस, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 1 साइड 2 साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और बहुत लॉजिकल है, हमेशा स्ट्रेट लाइन चलना है एक बॉक्स के गैप पर, एक बॉक्स के गैप पर। बना लिया है, बट इसमें हम टिपिकल सवाल भी देखना चाहते हैं, लेकिन एक और डायग्राम है जो थोड़ा कठिन होता है ओपन डाइस में, मैं वो आपको दिखा देता हूं। वो डायग्राम भी आ जाए तो ध्यान देना। इस टाइप का एक डायग्राम कभी कभी आ जाता है, और इसमें लिखा हो सकता है एबीसीडी भी, 1 2 3 भी, कुछ भी। और हमसे पूछा जाता है जैसे सी के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू सी, अपोजिट टू सी इन दिस ओपन डाइस। तो सीखना है कि ऐसे सवाल में हम क्या कर सकते हैं।
सी के अपोजिट क्या होगा? मान लीजिए कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे? ए, ई, एफ, डी। मैं एक आंसर गलत लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले इतना गन्ना कौन कौन सोच रहा है, इतना गरीब कौन है जो ये भी सोच सकता है। मैंने गलत उत्तर लगाया बस देखने के लिए कि कौन है जो महान शख्स। एक है उस्मानी, एक है सूर्यवर्धा और एक कंचन मीनाक्षी। अद्भुत। मतलब इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? और इन्हें भी कलेक्टर बनना है, इन्हें भी आईएएस का पद चाहिए, इन्हें भी आईपीएस बनना है, और वे लोग एक छोटी सी बात में गलती कर रहे हैं। शायर, अभिनव, सिमरन, काजल, काजल, एक काजोल है, एक काजल है, विशाखा है। अद्भुत है, इन्हें भी बनना है। लियो इतना तो कंफर्म दिख रहा है ना सभी को कि बी के अपोजिट डी होगा। सर यहाँ बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट तो नहीं पता, लेकिन बी के अपोजिट डी है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतना तो दिख रहा था सभी को। इधर ध्यान देना प्लीज। ऐसे सवालों में अगर कोई डायग्राम आ जाए जो आपको क्लियर ना हो रहा हो तो इधर ध्यान देना। या तो आप इसे एक स्टेप आगे बढ़ा दो, वन स्टेप, या इसे पीछे कर दो, वन स्टेप। ये मेन ब्रांच है, इसमें 3 डाइस की सरफेस है, ये मेन ब्रांच है, और ये लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच। इसमें 3 सरफेस है तो मेन ब्रांच कहलाती है। इसे आप वन स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होता उससे, पर कोई एक ही चेंज करना। जैसे यहां देख लो, मैं इसको अभी आपको दिखा देता हूं और अभी आपके उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया होता, ऊपर वाले को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया होता तो ये उत्तर आपको दिखने लग जाते, बी, सी, डी, ए, ई, एफ। और अब आप बता सकते थे, अब आप कहेंगे कि सर बी के अपोजिट डी, ए के अपोजिट ई और सी के अपोजिट बचा हुआ एफ ही होगा, तो भी उत्तर आ जाता, तो भी गारंटेड उत्तर आ ही जाता। इस समय अब आपको केवल एक स्टेप आगे पीछे करना था, उसे केवल एक स्टेप आगे पीछे करते तो आपका उत्तर आ जाता। ऐसे सवालों में आप हमेशा ही एक स्टेप आगे पीछे करने की कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। आप चाहे तो इसको पीछे कर लो तो भी उत्तर सेम आएगा, सेम आएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आप उसको केवल मॉडिफाइड कर लीजिए और आपके सामने उत्तर आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस सवाल से भी ज्यादा खूबसूरत सवाल ये था। लिखेंगे ओपन डाइस में एक बढ़िया प्रश्न बनाया जा सकता है। लिखना, यदि इस खुले पासे को बंद किया जाए, इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज्ड, यदि इस खुले पासे को बंद किया जाए, if this open dice is closed, then which one option is correctly represent this open dice? Then which one option correctly represent this open dice? तब कौन सा विकल्प इसे सही तरीके से दर्शा रहा है? तो कौन सा विकल्प इसे सही तरीके से दर्शा रहा है? इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा इसी का क्लोज डाइस होगा? यदि इस ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो वो कौन सा क्लोज डाइस है जो इसी ओपन डाइस का माना जाएगा? देखिए कितने लोग आंसर दे पाते हैं। क्या आंकड़ा बदला है? सी पर 100% था, अचानक 8% हुआ। बहुत अद्भुत, बड़ी खुशी हुई मुझे कि ये होता है गेम का पलटना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जितने विद्यार्थियों ने डी आंसर लगाया, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो बेटा, और सही सीख रहे हो। आपका ही सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि चीजें जो समझ पाता है वही आईएएस बनना चाहिए। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। पहले तो अपोजिट निकाल लेते हैं। अपोजिट, 2 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, और 1 के अपोजिट 6 होगा। ये तो कंफर्म है ना। और हमें ये पता है ना रूल्स के अकॉर्डिंग, जो अपोजिट होगा वो नजदीक नहीं हो सकता। तो 2 और 4 नजदीक कैसे आ सकते हैं? 3 और 5 एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं? 1 एंड 6 एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं? दैट मींस यही आंसर हो सकता है। जो भी अपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं हो सकता। एक ट्राई फिर से। अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, पर फिर से एक ट्राई करते हैं।
ए बी सी डी ई एफ। अब आपके सामने ये है 4 ऑप्शन। मैं जानना चाहूंगा जिनके सही आंसर होंगे वे लाल लाली कौन है। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ बी सी डी ई एफ बी। आपको बताना है इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज देन विच वन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम, प्रशांत, पवित्र, मैलेश, बहुत बढ़िया। बी कुमार, प्रशांत, बी कुमार, संगम, अनिमेश, अमित, अर्पित, अभिषेक, मेनका, संगीता, शिखर, रोशन, मेडी, निकेत, ज्योति, बहुत बढ़िया। अगर मैं सबके नाम नहीं भी ले रहा हूं लेकिन मैं नाम देख चुका हूं। बहुत ही अद्भुत। ध्यान से देखिए अगर हम फिर से, तो हमें इसमें श्योरली पता है कि ए के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट एफ होगा और बी के अपोजिट ई होगा। और जो अपोजिट होंगे वो नजदीक तो नहीं होगा, जो अपोजिट होंगे वो नजदीक तो नहीं होगा, और इसलिए ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। हम इस सवालों में हम ये नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। कर पाएंगे? तो यहां पर समापन कर रहे हैं पासा डाइस नाम के टॉपिक का। पहला टॉपिक डाइस, इसमें केवल रिवीजन करना। मैं एक शीट अपलोड करूंगा आज शाम को अपडेट सेक्शन में डाइस की, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे ज्यादा मत लगाना। अगर थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी। एग्जामिनर में ताकत नहीं है इससे ज्यादा सवालों को पेश करने की। उस शीट और मेरी क्लास, बस ये 2 चीजें पूरी कर देना, बाकी हमारी व्यक्तिगत गारंटी। बस उसमें क्यूब के सवाल भी आ गए होंगे शीट में जब आएंगे, तो क्यूब के मत लगाना क्योंकि क्यूब में अलग से पढ़ाऊंगा, घन घनाभ अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कलर के सवाल बनते हैं, वो बात की बातें हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैलेंडर। कैलेंडर कल की क्लास में। अभी हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे। अब यहां से मैथ्स की बातें डेली 1 आवर की जरूरी है। तो टाइटल डालिए मैथमेटिक्स और अपनी नई कॉपी या कॉपी जैसा मैंने कहा है इसको देखते चलिएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं क्योंकि कल सिलेबस डिस्कस नहीं हुआ था हमारा। देखो रियलिटी में जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, बट मैं आपको पहले सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन सा मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में 5 से 6 यूनिट होती है। एक मैथ्स होता है जिसको कहते हैं अरिथमेटिक, अंक गणितीय मैथ्स। एक मैथ्स होता है अंक गणितीय, अरिथमेटिक। एक मैथ्स होता है जिसको कहते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। एक मैथ्स की यूनिट होती है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। एक मैथ्स होता है जियोमेट्री, ज्यामिति। एक मैथ्स होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। और एक होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हमें ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आता नहीं, हमें ये नहीं पढ़ना है ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये भी नहीं आता। मेंसुरेशन में चाहूं तो मतलब अगर कंपलसरी होता पेपर क्वालिफाइंग की जगह तो मैं कहता कि मेंसुरेशन पढ़ो, क्योंकि इन 12 वर्षों में 12 सीसेट के पेपरों में अभी तक 4 प्रश्न इससे आए हैं। तो 4 प्रश्नों के लिए इतने बड़े फार्मूले, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। तो मैं सजेशन दूंगा कि इसको भी मत पढ़ो। तो हमें मैथ्स में केवल 2 मैथ्स पढ़ने हैं, अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन। अब सवाल है कि अरिथमेटिक में क्या क्या आता है भाई। तो अरिथमेटिक में आता है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक में आता है एलसीएम एचसीएफ, लसमस। अरिथमेटिक में आता है परसेंटेज, प्रतिशत। फिर अरिथमेटिक में आता है प्रॉफिट एंड लॉस,
लाभ और हानि। फिर अरिथमेटिक में आता है एवरेज, औसत। फिर अरिथमेटिक में आता है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फिर अरिथमेटिक में आता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित प्रश्न। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। एक दो टॉपिक और बचे, वो भी मैं दिखा देता हूं, बस एक आइडिया के लिए, ताकि आपको पता रहे। प्रॉब्लम ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न। एलिगेशन, मिश्रण, एलिगेशन का हिंदी मिश्रण। कुछ सिंपल टॉपिक होते हैं लेकिन वो आते नहीं। सिंपल इंटरेस्ट, एक सवाल आया है अभी तक। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सवाल आया है अभी तक। बोट और रेस, एक सवाल आया है अभी तक। तो ऐसे चैप्टरों को स्किप करिए। ऐसा नहीं कि हम उस एक सवाल को ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जितने में एक सवाल को पढ़ने की मेहनत कर रहे हो उससे अच्छा इन्हीं को रिवाइज कर लो, जिसमें से बहुत से सवाल आएंगे। इतना करने के बाद 25 में से 20 सवाल की मैं गारंटी देता हूं जो आपको हमारी कॉपी में से मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, रीजनिंग और मैथ्स यही रहने वाला है, रीजनिंग और मैथ्स यही रहने वाला है। तो एक मोटे तौर पर बस एक आइडिया लीजिए कि हाँ इतना हमें मैथ्स पढ़ना है, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, मतलब पहले इतना महत्व नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से नंबर सिस्टम जिस तरीके से यूपीएससी ने वेटेज बढ़ाया है, आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। थोड़ा लंबा चलेगा, 6-7 क्लास लेनी पड़ सकती है। तो टाइटल डालिएगा नंबर सिस्टम। अगर सिलेबस ना भी लिखा हो, घबराना नहीं, मैं सिलेबस का भी अपडेट सेक्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहला कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम। टाइटल डालिए नंबर 1 फर्स्ट कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम। सवाल है ये क्या है। देखो, जब भी आप लोग कभी सिंप्लीफाई करोगे, जैसे 74 इंटू 96 डिवाइड बाई 24, तो आप उसे 2 से कट करोगे या 4 से करोगे, ये कैसे पता चले, या कैसे पता करें कि कोई नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे नंबर किन से डिवाइड हो सकते हैं और किन से नहीं। पहले तो इस पर सवाल नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 3 प्रश्न आ चुके इस पर। तो डिविजिबिलिटी रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आइए जरा बिल्कुल 0 से शुरुआत करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कोई याद रहे ना रहे, 2 का, 3 का, 5 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जो पहली बार पढ़ रहे गणित, वे लोग ध्यान से सुनना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहला लिखना फॉर 2, 2 के लिए, फॉर 2, अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले लिखेंगे 2 के लिए। पहले मैं अंग्रेजी बोलूंगा फिर हिंदी, लिखते चलना। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 2, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 2, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं।
all the number divisible by 2 if unit digit of the number is 0, 2, 4, 6 और 8 वे सभी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो if unit digit of the number is 0, 2, 4, 6, 8 यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो मतलब कोई भी नंबर यदि आपको दिखे और आपके सामने यूनिट डिजिट, पहले इस शब्द को समझ लीजिए सभी लोग। गणित के महान लोगों ने राइट हैंड साइड से आने वाला मतलब सीधे हाथ पर आने वाले पहले नंबर को यूनिट डिजिट कहा है क्योंकि वो सीधे हाथ का एक नियम नहीं होता कि भाई सीधे हाथ से शुरुआत करो, गणित में भी सीधे हाथ से शुरुआत करनी पड़ती है। तो यूनिट डिजिट इसको कहते हैं। इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, अरब मतलब बिलियन, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नीलम, 10 नीलम, शंख, 10 शंख, महाशंख। हमें इतना नहीं, हम गरीब लोग केवल यूनिट डिजिट से ही आनंद की प्राप्ति करेंगे। हमें बस ये पता चला राइट हैंड साइड से जो पहला डिजिट है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें 3 डिजिट की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा किसी की भी नहीं। तो यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो आप डिक्लेयर करते चलना कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तेजी से कमेंट्स करते चलना। 4, 4, 1 क्या 2 से डिवाइड होगा, यस और नो। 3, 3, 8 क्या 2 से डिवाइड होगा। 5, 7, 2 2 से डिवाइड होगा। 7, 7, 0 2 से डिवाइड। बढ़िया। अब बस एक छोटी सी बात याद समझिएगा जो मैं थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूं। रियलिटी में इस दुनिया में डिविजिबिलिटी रूल नंबरों के नहीं होते, फैमिली के होते हैं, फैमिली के। ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया ना, 2 की फैमिली फॉलो करती है। अब आप कहेंगे सर ये 2 की फैमिली कौन है, तो 2 की फैमिली का मतलब 2 की जितनी भी पावर में नंबर्स आते हैं वो सब 2 की फैमिली के मेंबर हैं। ये सब 2 की फैमिली है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 गुना 2 गुना 2 ये 16, ये सब 2 की फैमिली में आते हैं। तो ये पूरी फैमिली इस रूल को फॉलो करती है। जैसे हमने एक नंबर लिखा तो हमने आपसे कहा कि इस नंबर में जो यूनिट डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 2 से डिवाइड होता है। रियल में नियम ये है। बस अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो 4 क्योंकि 2 के फैमिली का दूसरा मेंबर है, उसका नियम होगा कि लास्ट के 2 डिजिट, क्यों 2 डिजिट, क्योंकि वो दूसरा मेंबर है। किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से, दूसरे मेंबर से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट दूसरे मेंबर से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। अब अगर आपको 8 का नियम बनाना है तो हम कहेंगे कि महोदय 8 2 की फैमिली का तीसरा मेंबर है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या आप इस लॉजिक पर मुझे बता सकते हैं कि 16 का नियम किसी किताब में ना हो, आप बना सकते हैं क्योंकि वो फैमिली है। लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट 16 से। रियलिटी में ये जो नियम बनते हैं ये नियम होते हैं पूरी तरह से फैमिली के। ये 2 की फैमिली, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये पूरी 2 की फैमिली इसी रूल को फॉलो करती है, पूरी 2 की फैमिली। तो 2 की फैमिली का रूल है ये। बट यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, ये जितने लोग जिनका यूनिट डिजिट ये होता है या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इन्हीं लोगों को हम गणित की दुनिया में इवन नंबर, सम संख्याएं कहते हैं। तो राइट डाउन ए स्पेशल पॉइंट इन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, these all number also called even number, इन सभी संख्याओं को ही सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं। इन्हीं संख्याओं को ही सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं। These all number is called even number, इन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं क्योंकि यह 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं, 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं। और जो 2 से डिवाइड ना हो, एंड दोज नंबर विच नॉट डिवाइड बाय 2, इट इज कॉल्ड ऑड नंबर, उसको कहते हैं विषम संख्याएं। जिसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो वो सम, समान भागों में बांटा जा सकता है। जो 2 समान भागों में बांटा जा सके वो सम, जो न बांटा जा सके वो विषम, ऑड नंबर। तो जो डिवाइड हो जाए 2 से वो इवन नंबर भी कहलाते हैं। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में
हमें इतनी बातें याद होनी चाहिए और इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब लिखना फॉर 3, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल। फॉर 3 लिखेंगे, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 3, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 3, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं। इफ सम ऑफ डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं। वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती हैं यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो। समझना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार नियम है ये। बस इस नियम में इतनी सी बात याद रखनी है, अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। समझिएगा, बड़ा सिंपल सा नियम क्या है ये। मान लीजिए कि 4, 3, 5, हमसे कोई पूछे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 4 और 3 7 और 5 अंकों को जोड़ दो। जोड़ देखा आपने कि 12 आया और आपने कहा अच्छा ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। हम कहेंगे कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। जहां पर भी सम ऑफ द डिजिट, जैसे मान लीजिए 2 2 2 222, क्या 3 से डिवाइड होगा? तो हमने कहा सम आया 6, हाँ ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा ही। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड होना है उसका सम भी 3 से डिवाइड होता है। तो जरा बताइए मुझे आप लोग तेजी से कमेंट्स करके, क्या 111 3 से डिवाइड होगा? 444, 555, 777, कोई भी नंबर 3 बार लिख दो वो डिवाइड होता ही है 3 से। 214 क्या 3 से डिवाइड होगा? 79842 क्या 3 से डिवाइड होगा? क्या 3 से डिवाइड होगा? सम देखो बस, सम सम 16 20 10 30 डिवाइड होगा पूरी तरह से। अब इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज, यूपीएससी के सवाल आए हैं, 2 सवाल आए 2 वर्षों में इसी पर, तो सीखना है। प्रश्न क्या पूछा गया था? यूपीएससी ने प्रश्न ये दिया था 7437x, x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या हो कि वो नंबर या x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है कि वह 3 से पूर्ण विभाजित होगा या हो जाए। हाउ मेनी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सो दैट द नंबर विल बी डिवाइड बाय 3, ये यूपीएससी का सवाल। तो इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज, इधर गौर करिए। हमने कहा भाई x के कितने मान संभव है, यहां ये नहीं पूछा कि x की जगह क्या रखना है, नहीं, वो कह रहा है x की जगह क्या क्या रखा जा सकता है ताकि वो नंबर 3 से डिवाइड हो। तो मैंने कहा 7 and 4 11 3 14 21 ही 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहां 0 रख, x की जगह 0 रख दूं मैं, तो सम 21 3 से पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं यहां पर 3 रख दूं तो 24, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं x की जगह 6 रख दूं तो 27, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 9 रख दूं तो 30, तो भी 3 से डिवाइड होगा।